नमस्कार दोस्तों, 6 अगस्त साल 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सुहाना दिन निकला था, नीला आसमान था, अच्छी धूप थी और मंडे मॉर्निंग का समय था। सुबह के करीब 8 बजे लोग अपने ऑफिस जस्ट पहुंचे थे काम करने के लिए। छोटे बच्चे स्कूल पहुंचे थे और पहला पीरियड स्कूल का शुरू होने वाला था। इसी बीच कुछ लोगों को आसमान में एक अमेरिकन बोइंग B-29 विमान गुजरता हुआ दिखता है। ठीक 8:15 पर इस एरोप्लेन से कुछ नीचे टपकता है। दूर से लोग इतना क्लियरली नहीं देख सकते थे कि क्या ये छोटी सी चीज है जो नीचे गिर रही है इस एरोप्लेन से। उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये एक एटॉमिक बॉम्ब था। करीब 43 सेकंड के लिए ये नीचे गिरता रहता है। इसके बाद एक पलक झपकते ही सब खत्म। शहर में मौजूद हजारों लोगों को अपने जिंदगी के आखिरी पल में बहुत तेज रोशनी चमकती हुई दिखती है। बम धमाके की वजह से इंस्टेंटली एक फायरबॉल बन जाती है, मानो एक छोटा सा सूरज बन गया हो। जमीन पर तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक चुटकी में ही 80,000 लोग मारे जाते हैं। ये सुनकर सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठेगा, क्यों गिराया गया यह बम? क्या कारण था इसके पीछे? आइए आज की वीडियो में समझते हैं दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटॉमिक बम्स की कहानी को। Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. हमारी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। यह युद्ध शुरू हुआ 1939 में, जब हिटलर ने पोलैंड देश को इन्वेड किया। एक एक करके बाकी कई देश इस युद्ध में धकेले गए। वर्ल्ड वॉर 2 दो बड़ी अलायंसेस के बीच लड़ा जा रहा था। एक तरफ थे नाजी जर्मनी, इटली, जापान, जिन्हें एक्सेस पावर करके बुलाया जाता है। दूसरी तरफ थे ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और USA, जिन्हें एलाइड पावर्स या एलाइज करके बुलाया जाता है। एलाइज में फ्रांस और चाइना जैसे देश भी शामिल थे, लेकिन शुरुआत में अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस युद्ध का एक हिस्सा ना बने। अमेरिका ने सोच रखा था कि यूरोप और एशिया में अब कुछ भी हो, मुझे इंटरफेयर नहीं करना है, मुझे अपने हाथ दूर रखने हैं। लेकिन साल 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, उसके बाद US को भी मजबूरन इस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। Since the unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. यहाँ पर जापान के कॉन्टेक्स्ट इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है। असल में बात क्या है, अर्ली 1900 में जापान में भी इंपीरियलिज्म देखा जा रहा था। ठीक उसी तरीके से जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, कई और यूरोपियन देश बाकी देशों पर कब्जा करने लग रहे थे, उन्हें कॉलोनाइज करने लग रहे थे, यही चीज जापान भी कर रहा था। इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। ऐसे ही 1940 तक जापान के अंडर इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना के कई ईस्टर्न एरियाज, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन सारे देशों पर जापानीज एम्पायर का कब्जा था। यह जापानीज कॉलोनाइजर्स बात करते थे ग्रेटर एशिया की। हम एक ऐसा एशिया बनाएंगे जो यूनाइटेड हो। लेकिन ये सब कहने की बातें थी। रियलिटी में बाकी और कॉलोनाइजर्स की तरह यह भी जमीन पर कब्जा करते थे रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट करने के लिए, ताकि इन्हें खुद मुनाफा मिल सके। सबसे बड़ा एक्सपेंशन इन्होंने किया था साल 1931 में। नॉर्थर्न चाइना में एक एरिया था मंचूरिया करके, वहाँ पर इन्होंने कब्जा जमाया। नॉर्थ में इनका प्लान था वहाँ से आगे जाकर मंगोलिया देश पर, सोवियत यूनियन के कुछ एरियाज पर कब्जा करेंगे। साउथ में इनका प्लान था कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के जो एरियाज है उन एरियाज पर कब्जा करेंगे। साउथ में बात क्या थी, यह जो देश है आज के दिन वियतनाम, कंबोडिया करके, उस वक्त ये एक्चुअली में फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा थे। इन्हें फ्रेंच इंडो चाइना करके बुलाया जाता था। साल 1940 में फ्रांस के खिलाफ जंग छेड़ी और इन एरियाज पर अपना कब्जा बना लिया। लेकिन ये करने से जापान अब वर्ल्ड वॉर 2 का एक पार्टिसिपेट बन गया। अमेरिका ने देखा कि एक तरफ हिटलर है जो यूरोप में एक के बाद एक देश के खिलाफ जंग छेड़े जा रहा है, उन पर कब्जा किए जा रहा है। दूसरी तरफ एशिया में जापान है जो यही चीज करने लग रहा है। हम यहाँ पर वॉर में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहते अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर।
तो अमेरिका एक्चुअली में कॉपर, आयरन और स्टील बड़े एसोसियल रिसोर्सेस है, इन्हें जापान को एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। फिर अमेरिका एक्चुअली में तेल बेचना बंद कर देता है जापान को। उस जमाने में तेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स था जापानीज लोगों के लिए, और 80% तेल जो जापान में आता था वो अमेरिका से ही आता था। अमेरिका ने कहा कि हम एक ही शर्त पर तेल वापस शुरू करेंगे तुम्हें देना, तुम पहले चीन के जो एरियाज को तुमने ऑक्यूपाइड किया है वहां से हटो, जर्मनी और इटली के साथ अपनी अलायंस को तोड़ो। लेकिन यह करने का मतलब था कि अपने जो सपने थे ग्रेटर एशिया बनाने के जापानीज लोगों के, वे खत्म करने पड़ते जापानीज एम्परर को। तो उन्होंने मन मन में सोचा, भाई तुम बाहर में जाओ अमेरिका, हम कोई और रास्ता अपनाते। उन्होंने देखा कि जो मलेशिया और इंडोनेशिया के एरियाज है, यहाँ पर तेल और बाकी रिसोर्सेज अच्छे मिलते हैं, क्यों ना इन एरियाज पर अपना कब्जा जमाए और खुद ही तेल निकाल ले, फिर अमेरिका पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी, इंडोनेशिया उस वक्त डच ईस्ट इंडीज था, तो डच के कंट्रोल में था, और मलेशिया उस वक्त ब्रिटिश मलाय था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। ब्रिटिश और डच दोनों अमेरिका के एलाइज थे। अगर इन देशों पर अभी हमला किया तो इसका मतलब था कि अमेरिका उस पर हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के दोस्तों पर हमला किया जा रहा है। फिलीपींस के देश पर कब्जा करने जाएंगे, जो कि एक्चुअली में अमेरिका की टेरिटरी थी उस वक्त, और ग्रेटर एशिया का सपना फिलीपींस के बिना कैसे पूरा हो सकता है। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, हम इन सारे एरियाज को ऑक्यूपाइड करेंगे। अगर इनकेस अमेरिका हम पर हमला कर दे तो इन्हें चुप करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका हमसे ज्यादा ताकतवर है। अगर एक लंबी लड़ाई चलेगी तो हम हार जाएंगे, लेकिन अगर हम छुपके से सीक्रेट जाकर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमला कर दे, उड़ा डालेंगे उनके सारे फाइटर विमानों को, सारे जहाजों को, तो क्या होगा, तो कैसे वह हम पर हमला करेगा। इसी सोच के साथ 7 दिसंबर 1941 को जापान यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पर एक सरप्राइज अटैक करता है। December 7th, 1941. Fly overhead, Jap raiders are on the loose. Without warning, they circle Pearl Harbor and the city of Honolulu. A surprise attack born of infamy. 350 से ज्यादा जापानीज नेवी के एयरक्राफ्ट हमला करते हैं, बम गिराते हैं, और 2 घंटे के अंदर अंदर 19 यूएस नेवी के शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2000 से ज्यादा मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं। कुछ घंटे बाद जापान इसके बाद जाकर एकदम से फिलीपींस पर कब्जा जमा लेता है। इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है कि अब वो भी वॉर में आ रहा है, और जापान के खिलाफ अमेरिका जंग छेड़ देता है। यह वही पॉइंट था जब अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हुआ। इसके बाद ब्रिटेन और चीन भी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, और ऐसा होते देख जर्मनी और इटली भी यूएसए के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। 1941 के एंड तक वर्ल्ड वॉर 2 अपनी फुल स्विमिंग में थी। इन सारे बड़े देशों ने एक दूसरे के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी थी। वॉर की ज्यादा डिटेल में न जाते हुए साल 1943 तक इटली सरेंडर कर देता है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है अपने आप को गोली मारकर, और इसके बाद जर्मनी भी सरेंडर कर जाता है। तो एक्सेस पावर में सिर्फ जापान बचता है जिसने सरेंडर नहीं किया है। लगातार हुए लॉसेस के बावजूद भी जापानीज एम्परर सरेंडर करने को राजी नहीं है। अमेरिका ने देखा अब एक ही रास्ता बचता है, फुल स्केल इन्वेजन किया जाए। तो ऑपरेशन डाउनफॉल के तहत अमेरिका और जापान के बीच आखिरी बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, द बैटल ऑफ ओकिनावा। 1 अप्रैल 1945 और 22 जून 1945 के बीच नक्शे में देखोगे तो जापान के काफी साउथ में एक आइलैंड है ओकिनावा करके। अमेरिका अपनी मिलिट्री भेजता है कि ऑन ग्राउंड जाकर फिजिकली इस आइलैंड पर कब्जा किया जाए, लेकिन ये ओकिनावा की लड़ाई अमेरिका को चौंका कर रख देती है। जापानीज लोग हार मानने को तैयार ही नहीं थे। हर इंसान अपनी आखिरी सांस तक लड़ने लग रहा था। आखिरी बचा हुआ अकेला इंसान भी एंड तक लड़ने लग रहा था। लगातार कामिकाजे अटैक्स देखने को मिले, एक के बाद एक सुसाइड बम। सरेंडर का कोई सवाल ही नहीं था। इसका मतलब था कि अमेरिका फोर्सेस के लिए जापानीज फोर्सेस को हराना बहुत ही मुश्किल काम था। इस कारण बैटल ऑफ ओकिनावा को ब्लेडिएस्ट बैटल कहा जाता है। अमेरिका ने यह लड़ाई जीत ली, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। 12,000 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, 50,000 से ज्यादा इंजर्ड हो गए। दूसरी तरफ 1,10,000 जापानीज सोल्जर्स मारे गए। 12 अप्रैल 1945 यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कई समय से यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के समय से, और वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन बन जाते हैं अमेरिका के नए प्रेसिडेंट। इस युद्ध में सॉल्यूशन ढूंढने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इनके कंधे पर है। इसी समय इन्हें पता चलता है एक टॉप सीक्रेट यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट सीक्रेट काम करने लग रहे हैं दुनिया का पहला एटम बम बनाने के लिए। गवर्नमेंट हेड्स के साथ ये डिस्कस करते हैं
कि किस तरीके से बम गिराया जाएगा। यह डिसाइड करते हैं गिराने से पहले एक लास्ट वार्निंग दे दी जाए जापान को। 26 जुलाई 1945 पोट्सडैम डिक्लेरेशन। यूएस के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट, ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साथ में आते हैं और एक अनकंडीशनल सरेंडर डिमांड करते हैं जापान से। यह वार्निंग देते हैं अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो इसका नतीजा होगा प्रोमेट एंड अटर डिस्ट्रक्शन, पूरी तरीके से तबाही। जापानीज लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एटम बम जैसा कोई हथियार एग्जिस्ट भी करता है। 6 अगस्त 1945 बोइंग B-29 विमान हिरोशिमा शहर के ऊपर से गुजरता है। इस विमान में रखा है लिटिल बॉय एटम बम। बड़ा ही एनोनिक नाम है दुनिया के पहले एटॉमिक बम के लिए जो वॉरफेयर में यूज किया गया। एक छोटा बच्चा 8:15 पर यह बम हिरोशिमा पर गिराया जाता है और अमेरिका दुनिया के इतिहास में पहला और इकलौता देश बन जाता है न्यूक्लियर हथियारों को इस्तेमाल करने वाला। उस दिन हिरोशिमा में जो लोग मौजूद थे वो सरवाइव कर गए इस बम धमाके को। वो बड़ी ही दर्दनाक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पहले इतनी तेज रोशनी चमकती हुई दिखाई दी कि बहुत से लोग अंधे हो गए। उसके एकदम बाद एक भयानक आवाज जो इतनी तेज थी कि कई सर्वाइवर्स को परमानेंटली हियरिंग लॉस हो गया। फिर 4000 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर था जमीन पर, उससे लोग इंस्टेंटली वेपराइज हो गए। यह चीज इतनी जल्दी हुई कि लोगों की परछाई वहां पर जमीन पर रह गई। एक तरीके से वह काली सी परछाई पत्थरों के अंदर जमी की जमी रह गई वहीं पर परमानेंटली, जो कि आज के दिन तक हम देख सकते हैं। जो लोग इंस्टेंटली नहीं मारे गए वो समझ नहीं पाए कि एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पर। इससे पहले कि वह समझने की कोशिश करते, शॉक वेव साइड ब्लास्ट, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से इतनी तेज हवाएं चलने लगी कि ऑलमोस्ट एक हरिकेन बन गया। कुछ मिनटों बाद हवा शांत हुई। लोगों ने आसमान की तरफ देखा और उन्हें सिर्फ काला टॉक्सिक डस्ट दिखाई दिया। 15 मिनट पहले सुनहरा नीला आसमान दिखाई दे रहा था, धूप निकली हुई थी, अब अचानक से काला काला टॉक्सिक फ्यूम से भर चुका है। 70% बिल्डिंग्स हिरोशिमा में कम्प्लीटली खत्म हो गई। शहर अब शहर बचा ही नहीं था। ये सैटेलाइट की इमेज देखिए, बम के पहले की और बम गिराने के बाद की। सर्वाइवर्स की बॉडीज की क्या हालत हुई, मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस इतना कह सकता हूँ कि लोगों की खाल उतरने लग गई। लोग प्यास के मारे तड़प रहे थे। ब्लास्ट के करीब आधे घंटे बाद बारिश आने लगी। प्यासे लोगों को लगा कि अच्छी खबर है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली में जो टॉक्सिक डस्ट हवा में था वह मॉइस्चर के साथ मिक्स हो गया, इससे बादल बन गए। यह कोई आम बारिश नहीं थी। बारिश की एक एक बूंद ब्लैक कलर की थी। ग्रीस टपक रहा था आसमान से और ये बहुत ही जहरीली थी। आमतौर पर जब भी कोई डिजास्टर होता है किसी शहर में, एम्बुलेंस पहुंच जाती है, डॉक्टर्स पहुंच जाते हैं लोगों की मदद करने, लेकिन यहाँ पर 90% हेल्थ केयर वर्कर्स एक्चुअली में बम धमाके में मारे गए। हॉस्पिटल तबाह हो गए तो लोगों की मदद करता कौन? जो लोग इंस्टेंटली नहीं मारे गए उनमें से कई लोगों की मौत एक्चुअली में कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जाकर हुई रेडिएशन सिकनेस की वजह से। जापानीज मिलिट्री के जो कट्टर लोग थे उन्होंने मिलने तक से मना कर दिया, एक मीटिंग तक नहीं करी। उन्होंने कहा कि कौन सी बड़ी चीज हुई है, एक और बम ही तो गिराया है, थोड़ा सा बड़ा बम है, सरेंडर का कोई सवाल ही नहीं उठता। जापानीज एम्परर ने अभी भी सरेंडर करने से मना कर दिया। 2 अगस्त 1945 को अमेरिका एक और एटम बम गिरा देता है, इस बार नागासाकी के ऊपर। सुबह के करीब 11 बजे एक और बोइंग B-29 विमान जाता है। इस बार और भी ज्यादा पावरफुल बम था ये, इसका नाम था फैटमैन। इस बम धमाके से आसमान में जो मशरूम क्लाउड बनता है वो और भी ज्यादा बड़ा बनता है। हालांकि ये नागासाकी पर गिराया गया एटम बम और भी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इस बार कम कैजुअलिटी होती है। इन दो घटनाओं में 2 लाख लोग मारे जाते हैं। 95% लोग एक्चुअली में सिविलियंस थे, आम जनता थी, ना कि मिलिट्री वाले लोग। फाइनली एम्परर हिरोहितो सरेंडर कर देते हैं। इस सरेंडर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।